हाँ जी बेटा, क्या हाल है आप सबका। आज हम आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ओवरहेड अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पेंडिंग सिलेबस में से ओवरहेड सबसे मेन चैप्टर रहता है, तो आज इसकी हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करने वाला चैप्टर है ओवरहेड अकाउंटिंग। तो अपने असाइनमेंट्स वगैरह आप अपने पास रखें, ताकि साथ साथ जैसे ही डिस्कशन शुरू हो आपके सामने पॉइंट्स हो। ओवरहेड अकाउंटिंग सर, जब हम कॉस्ट शीट वगैरह सीखते हैं तो ओवरहेड का नाम तब भी आता है, तब हमें ये कह के समझाया जाता है कि बेटा ये वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं जिनकी एलोकेशन मुश्किल है। ये पूरी कंपनी लेवल पे तो पता है, पर प्रोडक्ट लेवल पे कितने हैं ये बताना मुश्किल है। याद आ रही है ऐसी बातें मेरी कही हुई? ठीक है, कॉस्ट शीट में मैंने आपको ये बात कही थी। तो फाइनली कॉस्ट शीट में हमने ऐसे भी देखा था कि किसी क्वेश्चन में ओवरहेड 60% ऑफ द लेबर है, अगले क्वेश्चन में 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। तो ये सब कैसे होता है, इस सबका जवाब आज मिलने जाएगा जब ओवरहेड अकाउंटिंग शुरू होगी। सर, ओवरहेड का खर्चा कंपनी लेवल पे तो एस्टिमेट करना, बजट करना या एक्चुअल में भी पता लगाना आसान है, पर अगर कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती हो, जैसे 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स या प्रोडक्ट बनाती हो, तो एक प्रोडक्ट का ओवरहेड क्या होगा ये पता करना बहुत मुश्किल है। ये सिखाता है ये चैप्टर। तो पहले चैप्टर हमें ऐसे दिखाता है कि जैसे मानिए कि कंपनी डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। जैसे हमारे पास दो तरह के डिपार्टमेंट दिखाए जाते हैं, एक जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट। कौन कौन से बेटा? प्रोडक्शन, और दूसरे कौन से? सर्विस। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस तरह की नाम ही इंडिकेट कर देता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हो। तो सर्विस डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता होगा कि प्रोडक्शन बिना किसी इंटरप्शन के चलती रहे। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, P1, P2, P3, मतलब प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, या प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। अब सर्विस वाले कौन होते हैं? सर, बहुत जरूरी है, छोटी सी कंसर्न ही, जब आप आईपीसीसी ग्रुप वन क्लियर करके ऑडिट करने जाएंगे तो वहां देखेंगे कि एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आ गया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कोई फॉल्ट आ गया है, तो ये बंदे आके देखेंगे। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं बिजनेस में, तो एचआर डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। एचआर डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है भाई, आपको हर एक तरह का स्टाफ चाहिए, प्रोडक्शन वर्कर भी चाहिए, रिपेयर वाले भी चाहिए, स्टोर वाले भी चाहिए, तो एचआर ही सारा काम करेगा। फिर हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें लगने वाले मटेरियल अवेलेबल हो। हाँ, ये सारे डिपार्टमेंट डायरेक्टली तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, पर इनके बगैर शायद हम भी प्रोड्यूस ना कर पाते। ये हमें सर्विसेज देते हैं, जिन सर्विसेज की हेल्प से हमारी प्रोडक्शन बिना किसी इंटरप्शन के चलती है। अब चैप्टर का जो पहला हिस्सा है वो हमें दिखाता है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस कंपनी लेवल पे एस्टिमेट किए जा चुके हैं, आप डिपार्टमेंट वाइज उन्हें बांट दें। मतलब आप कॉमन खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज बांट दें, और इस हिस्से को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बोला जाता है। असाइनमेंट तैयार है आपकी, ओवरहेड का चैप्टर निकाले जरा, ओवरहेड का चैप्टर निकालें, ले आओ, दो लाइनें पढ़ें इसमें। देखो जी, चैप्टर 4 ओवरहेड अकाउंटिंग कहता है फर्स्ट स्टेप इन ओवरहेड अकाउंटिंग इज अपोर्शनमेंट या एलोकेशन ऑफ टोटल खर्चा अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले स्टेप में हम टोटल खर्चे को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं। कहते हैं जो कंबाइंड खर्चे दिए होंगे उसको जो नीचे दिए हुए बेसिस हैं इस हिसाब से बांटते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को मैंने पीडीएस लिखा था बेटा। जिस प्रोसेस के थ्रू कॉमन खर्चों को हम डिपार्टमेंट में बांटते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। देन उसके बाद जब एक बार खर्चे डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो गए, जैसे रेंट का खर्चा था, डिपार्टमेंट वाइज पता चल गया किसका कितना हिस्सा,
पावर बिल इकट्ठे आ रहा था, पता चल गया किसका कितना हिस्सा। इंश्योरेंस इकट्ठे करवाई गई थी, पता चल गया किसका कितना हिस्सा। फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से में एक्सपेंसेस आते हैं, इन एक्सपेंसेस को भी प्रोडक्शन को ही दे दिया जाता है। मतलब कि ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किनमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कहा यह जाता है कि सर्विस कौन सा कोई अपने लिए कुछ कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए कर रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट में जो खर्चा हुआ तो सर्विस ने बाहर थोड़ी ना सर्विस दी किसी को, किसको दी, प्रोडक्शन को। तो इस प्रोसेस को अगर आप पढ़ें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को जाते हैं। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो यार, पहला दिन अभी आज चैप्टर का, पहले सिंपल से पॉइंट सीखो कि कॉमन खर्चे आएंगे तो उन्हें बांटने के बेसिस क्या होंगे। जैसे सुपरविजन एक्सपेंसेस आ गए, मतलब मान लो आपको पूरी फैक्ट्री के सुपरविजन एक्सपेंसेस पता है, ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये आपके सर्विस। पूरी फैक्ट्री के सुपरविजन एक्सपेंसेस 50,000 है। तो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स भी पता है कि हर डिपार्टमेंट में कितने हैं, जैसे इसमें 100, इसमें 80, इसमें 20, इसमें 5, इसमें 3। अब अगर मैं सुपरविजन के कॉमन एक्सपेंसेस को सभी डिपार्टमेंट्स में इक्वली बांटूं तो मैं बिल्कुल गलत। सर एक डिपार्टमेंट में 100 बंदा, एक डिपार्टमेंट में 3 बंदा, इनका बराबर हिस्सा कैसे हो सकता है? जहां ज्यादा बंदे वहां ज्यादा सुपरविजन की जरूरत। आप लोग भी जहां ज्यादा बैठे हो वहां ज्यादा सुपरवाइज करना पड़ता है कि नलायक पार्टियां पढ़ भी रही हैं कि नहीं, बातें तो नहीं करी जा रही। जहां कम बैठे हो वहां कम बंदे संभालेंगे, इसलिए जहां ज्यादा वर्कर वहां ज्यादा हिस्सा। तो पहला खर्चा ओके। मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे डिस्पेंसरी वगैरह है, कॉमन है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, तो भाई नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, जहां वर्कर ज्यादा वहां बेनिफिशियरीज ज्यादा इस खर्चे के। फिर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट आ गया, टाइम कीपिंग का खर्चा आ गया। टाइम कीपिंग आपने थ्योरी में पढ़ी होगी, अटेंडेंस वगैरह ये सारी चीजें, इसको भी नंबर ऑफ वर्कर में। स्टाफ वेलफेयर, कैंटीन सब्सिडी, इस तरह के खर्चे भी नंबर ऑफ वर्कर्स में। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, किराया मतलब ये। अब किराए का बेस क्या हो सकता है, एरिया। जिस डिपार्टमेंट का बड़ा एरिया उसका ज्यादा शेयर रेंट का, जिसका छोटा एरिया उसका कम शेयर रेंट का। ठीक है जी। आगे बताता है रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। हाँ, अगर बिल्डिंग की रिपेयर की बात करनी है देन इट इज एरिया, मतलब कि अगर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग होगी तो एरिया। मॉडर्न डे में तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सफेदी वाले हैं, रिपेयर वाले हैं, ये पर स्क्वायर फीट ही रेट देने लगे हैं, तो एरिया इज द ऑप्टिमम बेस। हाँ, बट अगर रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बात करनी है तो प्लीज जरा लिखें, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए बेस है वैल्यू ऑफ मशीन। लिख लेंगे जरा, वैल्यू ऑफ मशीन। हम आउटसाइड रिपेयर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, बाहर से कराई की रिपेयर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। जितनी वैल्यूएबल मशीन हो नॉर्मली उतना ज्यादा खर्चा उस पर आ जाता होता है नॉर्मली। फिर लाइटिंग की बात होती है, लाइटिंग में दो बेस दी हो आपको, थोड़ा करेक्ट करके लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट द फ्लोर एरिया। एक तो इस चैप्टर में बेटा लाइटिंग द पावर, दोनों अलग अलग चीजें, पावर अलग है, लाइटिंग अलग। लाइटिंग ये जनरल लाइट पॉइंट्स, जैसे डिपार्टमेंट है वहां ट्यूब लाइट है, फैन है, सुबह आए ऑन हो गया, शाम को जाएंगे तो ही ऑफ होगा, कोई परवाह नहीं, चल रहा तो चलने दो। ऐसी वाली लाइटिंग के लिए जो बेस है दैट इज द लाइट पॉइंट्स। मतलब जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा लाइट पॉइंट्स हैं वहां आपको ज्यादा खर्चा आएगा लाइटिंग का, जिस डिपार्टमेंट में कम लाइट पॉइंट्स है वहां कम खर्चा है। पर कई बार क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स दिए नहीं होते, क्वेश्चन कहता है जी मैं नहीं बताता लाइट पॉइंट्स, मेरी मर्जी। फिर क्वेश्चन फ्लोर एरिया बता देता, जितना ज्यादा एरिया उतनी प्रोबेबिलिटी लाइटिंग की, तो फिर एरिया के बेस पे बांटे। पर प्रेफर्ड बेस क्या रहेगा सर, प्रेफर्ड बेस इज लाइट पॉइंट। अगर लाइट पॉइंट ना दिए हुए तो भाई फ्लोर एरिया कर लेना। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी का बेस रहेगा कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन। कैपिटल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ मशीन। कुछ पॉइंट तो बेटा तुम्हारी पढ़ाई में फालतू के ही बनाए होते हैं, जैसे P1, P2, P3, S1, S2, इसमें वैल्यू ऑफ मशीन पता, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख और मान लीजिए 2 लाख,
तो डेप्रिसिएशन आपको इकट्ठी पता है 1,60,000। अब इन बनाने वालों से कोई पूछे जब तुम्हें मशीन की वैल्यू अलग अलग पता है तो डेप्रिसिएशन अलग अलग कंप्यूट नहीं कर सकते थे? नलायक पार्टियां कहती हैं इसे कि सर ये इसको जब वैल्यू पता है तो ये बंदा अलग अलग क्यों नहीं कंप्यूट करता, इकट्ठे क्यों दे देता है। वो भाई इतना नहीं गल होंगी, पॉइंट भी तो बनाना है। तो अगर कंबाइंड डेप्शन गिवन है तो हम उसे वैल्यू ऑफ मशीन की रेशो में बांट लेंगे। डेप्शन इज वैल्यू बेस्ड आइटम, जहां ज्यादा महंगी मशीन है वह ज्यादा डेप्शन आ जाएगी और जहां सस्ती मशीन है वो कम डेप्शन आएगी। ठीक है बेटा, ओके। और सुनो, इंश्योरेंस ऑफ मशीन सर बिल्कुल ही वैल्यू से बेस्ड है। अगर मान लो आपने पास एक बाइक है, पल्सर बाइक है 70,000 की, और हमारे पास एक स्कॉडा कार है 20 लाख की, तो है तो दोनों एक एक ही, पर इंश्योरेंस पल्सर की जिस रेट पे होगी स्कॉडा कार की थोड़ी ना होगी। तो जिस डिपार्टमेंट में महंगी मशीनें हैं उसमें ज्यादा इंश्योरेंस का खर्चा डलना चाहिए और जिसमें सस्ती है उसमें कम। अब पावर का आप देख रहे हैं कि मैंने नोट्स में 3 पॉइंट लिखे कि हॉर्स पावर मशीनरी भी हो सकता है, किलोवाट्स भी हो सकता है, एचपी इंटू मशीन आवर भी हो सकता है। सर वैसे तो मैंने इनकी रैंकिंग कर रखी है, एक बार फिर करवा देता हूँ आपको। पावर का खर्चा अगर आपको दे रखा हो तो उसके लिए सबसे प्रेफर्ड बेस है किलोवाट आवर्स। पहले ये समझते हैं कि सर ये क्या होता है। जैसे P1, P2, P3, S1, S2, ये हमारे 5 डिपार्टमेंट, ठीक। और हमारे पावर एक्सपेंसिव दिए हैं कुछ 50,000 रुपए के। अब किलोवाट्स में पावर की कंजम्पशन दी हुई है, यहाँ 200 किलोवाट, यहाँ 100, यहाँ 50, या 10 या 20। अब अगर आप अच्छे से समझें, पावर किलोवाट्स में मेजर की गई है, कितनी कितनी कहाँ यूज हुई। फिर डाउट क्या है भाई, पावर का बिल पता है, पावर के कंज्यूमर्स ने कितनी कितनी पावर यूज की ये भी पता है, तो सर वेट किस बात की है, किलोवाट्स की रेशो में इस बिल को बांट दें, किलोवाट की रेशो में इस बिल को बांट दें, पावर का खर्चा डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है, तो किलोवाट्स की रेशो प्रेफर करेंगे पावर बांटने के लिए। अब दूसरा बेस हमने कहा है कि अगर पावर के लिए किलोवाट्स ना मिले क्वेश्चन में तो हम हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स देखेंगे। अब ये क्या होता है सर, हॉर्स पावर समझते हो, एचपी, गाड़ियों में भी एचपी देखते हैं ना, जितनी ज्यादा एचपी होगी उतनी पावरफुल मशीन गाड़ी होगी, झूम करके जाएगी, भागेगी, ज्यादा एचपी वाली। कम एचपी वाली स्लो स्लो चलेगी, वो स्लो स्लो चलेगी, एक्सीलरेट ज्यादा नहीं करेगी पर एवरेज अच्छी देगी। एचपी देख से इंडिकेशन होता है कि कितनी एनर्जी क्रिएट कर सकती है मशीन। मान लो मेरे पास 1000 एचपी की मशीन थी P1 डिपार्टमेंट में, 800 एचपी की यहाँ पे, 500 एचपी की P3 में, यहाँ 10 एचपी है, यहाँ 5 एचपी है। अगर मैं खाली एचपी के बेस पे पावर का खर्चा बांटूं तो मैं एक बात शायद भूल रहा हूं कि पावरफुल मशीन जरूर है P1 के पास, पर क्या गारंटी है वो चली है, ज्यादा चली है या कम चली है। तो अगर मशीन आवर साथ में थी, जैसे इनके 100 आवर्स, इनके 200 आवर्स, इनके 1000 आवर्स, इनके 20 आवर्स, इनके 10 आवर्स, अब अगर हम खाली मशीन आवर में बांटे तो भी गलत होगा, फिर सबसे ज्यादा खर्चा P3 को आ जाएगा। पर वो मशीन वैसे छोटी है, कम पावरफुल है, कम बिजली खींचती होगी, तो आपकी लॉजिक ये कहता है कि एचपी को भी इग्नोर ना करो, मशीन आवर्स को भी इग्नोर ना करो, दोनों का ख्याल रखो, पेपर तुम्हारा ख्याल रखेगा। आप एचपी इंटू मशीन आवर करके एक वेटेड रेशियो तैयार कर दोगे, जैसे पहले वाले में 1 लाख एचपी आवर्स, 160, 5 लाख, ऐसे ही एक रेशो बन जाएगी। इस रेशो में बांटना नंबर 2 है। भले अगर तो किलोवाट दिए हुए फिर तो कुछ देखना ही नहीं, फिर तो किलोवाट में ही जाएगा, पर अगर किलोवाट नहीं दिए हुए तो एचपी इंटू मशीन आवर। अब थ्योरी कहती है कि भाई अगर मान ले तेरे को एचपी ही दे रखी है, खाली मशीन आवर दिए ही नहीं, तो खाली एचपी में बांट दे भाई। स्टोर एक्सपेंसिव आसान है जी,
मटेरियल कंज्यूम के हिसाब से। म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस हमसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेती है। जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं और कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के केस में भी ये टैक्सेस लिए जाते हैं। ये टैक्सेस आपके प्रॉफिट, लॉस, सेल इन पे डिपेंड नहीं करते, ये आपके एरिया पे डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा आपको देना पड़ेगा म्युनिसिपल टैक्स। तो अगर म्युनिसिपल टैक्स कंबाइंड गिवन हो तो उस डिपार्टमेंट को ज्यादा म्युनिसिपल टैक्स दें जिसका एरिया ज्यादा है, ਉਹਦਾ हिस्सा ज्यादा बना दें। क्रच एक्सपेंसेस, ये क्रच एक्सपेंसेस का बेस पढ़ के कई बार नलायक पार्टियां हंसने लगी, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई सर ये क्यों लिख दिया। सर ऐसा होता है, जो आप बीकॉम वगैरह में अपने लॉ पढ़ते हो, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर के, वहाँ फैक्ट्री एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर फीमेल एम्प्लॉइज एक स्पेसिफाइड नंबर से ज्यादा होंगी तो आपको फैक्ट्री कंपाउंड में एक क्रच बनानी पड़ेगी जिसमें अपने बच्चे छोड़ेंगे ताकि उनकी वहां केयर हो सके वर्किंग आवर्स में। अब मान लो एम्प्लॉयर एक क्रच फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उस क्रच फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में एम्प्लॉयर का 60,000 का खर्चा हो जाता है। अब ये सभी डिपार्टमेंट्स में बांटना जाना है। अगर मेरे को नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय बताए हुए हैं, यहाँ 20 फीमेल है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, वहाँ 2 है, वहाँ 3 है, तो मैं यही प्रेफर करूंगा। क्यों? जहाँ फीमेल ज्यादा है वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि बच्चा साथ आएगा, मतलब उनमें से फीमेल में से कुछ मदर होंगी, उनके साथ बच्चे आने के चांसेस है। तो इसलिए जहाँ फीमेल ज्यादा, मदर्स ज्यादा, अकॉर्डिंगली बच्चे ज्यादा। तो जिस डिपार्टमेंट में फीमेल ज्यादा है वहाँ बच्चे ज्यादा साथ में आए होंगे तो आप क्रच का ज्यादा बर्डन दे दें। कई असुल लग जाते हैं, सर ये तो कोई बात नहीं बनी, बच्चा पापा के साथ भी तो जा सकता है। सर कहने की बातें हैं, जब अपने हो जाएंगे ना संभाल के देख लेना, पता चल जाएगा। छोटा भीम और डोरेमोन बन जाएगी जिंदगी। ठीक है, मम्मी के साथ जाना तो बेस्ट है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस बातों का। क्वेश्चन में कहना आसान है बेटा, अपने सामने बहुत औखे हैं। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के लिए बेस है कि स्टॉक की वैल्यू। अदर एसेट्स की इंश्योरेंस तो उनकी वैल्यू, जैसे मशीन की। फिर वर्कर इंश्योरेंस, ये वर्कर इंश्योरेंस क्या बोला है सर? इसे ग्रुप इंश्योरेंस भी कहते हैं, मतलब बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है आजकल। और अब ना करें कि अगर किसी वर्कर को कोई इंजरी पहुंचती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो वर्कर को कॉम्पोजिशन देनी पड़ती थी वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो बदले में वो प्रीमियम चार्ज करेगी, जिसे हम ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। ये खर्चा नंबर ऑफ वर्कर्स में बांट दिया जाएगा। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा वर्कर्स हैं उसको ज्यादा प्रीमियम कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जिसमें कम है उसको कम हिस्सा। ठीक, अगला खर्चा जी इनडायरेक्ट वेजेस है। इसके लिए बेस डायरेक्ट वेजेस रहेगा, जहां आप डायरेक्ट वेज ज्यादा पे कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट वेज ज्यादा आएगा। बाकी जेडे अगले है ना, ये बड़ा तंग करते हैं सर। जनरल, अदर, सन्ड्रीज, 3-3 बेस लिख के बैठे हैं, कहते मशीन आर में बांट दे, डायरेक्ट वेजेस में बांट दे, लेबर आर में बांट दे, बच्चे का है सर तीनों में ही बांट दूं ना महाराज, तीनों में नहीं। सर यह होता है कि अगर तो आपका मशीन इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है तो जुड़े मशीनें खर्चे हैं ये मशीन रिलेटेड मानी जाएगी, आप मशीन आर में बांटेंगे। बट अगर आपका कैपिटल इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव नहीं है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो ये खर्चे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर आर में बांटे जा सकते हैं। क्वेश्चन का डाटा देख के पता चल जाता है, अगर तो मशीन आर सब तरफ अवेलेबल हो तो हम वो प्रेफर करते हैं, नहीं तो वेजेस पे आ जाते हैं। तो ये कुछ सिंपल सिंपल सी बातें थी बेटा खर्चे बांटने की। अब और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कहता है कि जो डायरेक्ट मटेरियल, थ्योरी कहती है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर सर्विस डिपार्टमेंट के हैं, वो ओवरहेड में इंक्लूड किए जाएंगे। सर शुरू में पॉइंट बहुत टॉर्चर करता है, बहुत ज्यादा। जैसे सर देखो क्या है, अगर मेरे को P1, P2, P3, S1, S2 के डाटा में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया हो यहाँ पे और यहाँ पे, और आगे S1, S2 में भी, तो मैं इनके लिए तो इसे ओवरहेड नहीं मानता, क्योंकि प्रोडक्शन वालों के लिए तो ये प्राइम कॉस्ट है। याद है कॉस्ट, प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। अब अगर ओवरहेड हो जाएगी
तो ये खर्चा रंग बदलता है क्या? कभी प्राइम कॉस्ट, कभी ओवरहेड ना, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट है। S1 और S2 जो कुछ बनाते नहीं है, बस बनाने वालों को हेल्प करते हैं, सर्विसेज देते हैं उन्हें, उनके केस में कहा जाता है कि सर्विस देते वक्त अगर कोई मटेरियल या लेबर की कंजम्पशन हुई है, जैसे प्रोडक्ट को रेक्टिफाई कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, उसे ओवरहेड ही मानो। रट्टा लगाना है तो लगा सकते हैं, मतलब रट्टा लगाना है तो इस वक्त लगा सकते हैं, पर नहीं लगाना। समझेंगे क्यों नहीं लगाना, क्यों ऐसा होता है? सर ऐसा होता है, जेडे भी कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, जेडे भी कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, उनके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इससे कर देता है, प्रोडक्शन और सर्विसेज में। बाद में सर्विस के हिस्से में जो भी कॉमन एक्सपेंसेस आते हैं, अल्टीमेटली प्रोडक्शन में ही जाते हैं। क्योंकि सर्विस कुछ बनाता नहीं है, वो आपके खर्चे कस्टमर से रिकवर नहीं करा सकता। कस्टमर को बिल कौन करेगा? प्रोडक्शन। तो जो भी सर्विसेज पे खर्चा होगा वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही दो, ऑन दी बेसिस किसने कितनी सर्विसेज कंज्यूम की। तो अगर तो मैंने सर्विस डिपार्टमेंट में जो मटेरियल और लेबर यूज हुआ है उसको दी ओवरहेड की लिस्ट में लिखा, तो मैं इसे रिकवर करवा लूंगा, समझे कि नहीं? प्रोडक्शन में इस खर्चे को डाल के मैं रिकवर करवा लूंगा। पर अगर मैंने ये खर्चा लिखा ही नहीं तो मैं कैसे रिकवर कर पाऊंगा? सर्विसेज ने जो भी यूज किया उसका बर्डन आपने किसको देना है? प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन उसका बर्डन किसको देगा? कस्टमर को। हाँ, अगर आपका ये मटेरियल यहाँ पड़ा रहेगा तो यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बना था, सर्विसेज ने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया था, उसने प्रोडक्ट की मेकिंग में हेल्प किया था। तो एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ सर्विस डिपार्टमेंट बेसिकली बिकम्स ओवरहेड। ठीक है, ध्यान रखना, ओवरहेड, ओवर द हेड नहीं, ओवरहेड। हाँ, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करवाएंगे भी आज के लिए। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये आपने अच्छी तरह समझना मेरे से। फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बुक ऑफ कंपनी फॉर हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1, P2, P3, सर्विस डिपार्टमेंट S1, S2। जैसे हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल पहले ही आ गए, सबसे पहला पॉइंट यही बनाया भाई ने। अब आपको ध्यान रखना होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ये ओवरहेड नहीं है, उनके लिए क्या है? प्राइम कॉस्ट। वेयर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए क्या ट्रीट होंगे? ओवरहेड्स। फिर एम्प्लॉइज का डाटा दिया हुआ है डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है किलोवाट में, लाइट पॉइंट्स दिए हुए, एसेट की वैल्यू है, एरिया है। तो एक्सपेंसिव दिए हुए 6 महीने के, स्टोर ओवरहेड कितना आया, पावर कितनी यूज हुई, इलेक्ट्रिक, लाइट, लेबर, बड़ा कुछ। आओ सर सीखें कैसे होगा, बनाया जी अच्छा सा फॉर्मेट। प्राइमरी ओवरहेड समरी, मैंने जिस तरह आप क्वेश्चन एंड तक पढ़े तो ऐसा लिखा गया है कि ये बनाए प्राइमरी ओवरहेड समरी। फॉर्मेट तो जी कॉस्ट में आसान ही होते हैं, जैसे पर्टिकुलर कॉलम आ जाए जिसमें आप एक्सपेंस लिखते जाना, बेसिस का कॉलम आ जाएगा, फिर P1, P2, P3, S1, S2 का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले खर्चा अगर हम देखें तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का था, तो हम यहाँ लिखेंगे वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। बेसिस में लिख देंगे एक्चुअल, भी जैसे हैं, याद रखेंगे प्रोडक्शन में नहीं आएगा, खाली सर्विसेज में आएगा। तो 1000 और 1000। फिर डायरेक्ट मटेरियल बेसिस में फिर से एक्चुअल, सिर्फ सर्विसेज में आएगा 1500 और 1000। ठीक है सर, कंफर्टेबल? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सर्विस के लिए क्या है? ओवरहेड, प्रोडक्शन के लिए क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। अब पहला कॉमन खर्चा देखूंगा बेटा,
स्टोर ओवरहेड 400 रुपए के स्टोर ओवरहेड्स आ रहे हैं इकट्ठे 400 रुपए के। अब ये कैसे बांटे? सर डाटा देखो, मटेरियल कंजम्पशन का डाटा दिया होगा, इस रेशो में स्टोर ओवरहेड इनमें बांट दें। मैं थोड़ा इधर रफ में समझाना चाहूंगा। स्टोर ओवरहेड कितने हैं आपके 400, तो इसको बिटवीन द डिपार्टमेंट्स जो बेनिफिशियरी हैं इस खर्चे के P1 P2 P3 S1 और S2 इनमें मटेरियल की रेशो में बांटना। तो मटेरियल 3000, फिर 2500, फिर 2000, फिर 1500, के बाद अगले डिपार्टमेंट में देखें बेटा कितना दिया हो 1000। तो इस रेशो में ये बांटना। ये सर पहला था इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में चला गया, नहीं तो मैं आपको कह सकता था बांटो। अब इस रेशो में बांटना, इसमें एक आप गेम खेल सकते हैं इजी। इन सब का टोटल, इन सब की जो सम ऑफ रेशियो है एज इट इज टोटल, सर ये 10,000 है, तो 400 डिवाइड बाय 10,000, पहले का हिस्सा इंटू 3000 करके आएगा, खाली 120 रुपये होगा। दिस बिकम्स 4%। तो पहले वाले में हम 120 लिख देंगे, स्टोर ओवरहेड में बेसिस लिख दिया मटेरियल। दूसरे वाले में हम 100 लिख देंगे। आप अपना नॉर्मल कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, 80 लिख देंगे, S1 में 60 और लास्ट वाले में 40। ये देखो ऐसे जो कंबाइंड खर्चा दिया होता है, एक यहाँ टोटल का भी रख लें, आपको समझाने के लिए मुझे आसानी रहेगी। टोटल का खर्चा दिया हुआ था 400, ये देखो टोटल 400 रुपये का खर्चा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब स्टोर ओवरहेड्स के बाद अगला जो खर्चा दिया हो बेटा वो है पावर। पावर का खर्चा दिया हो, पावर के लिए बेस इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या अवेलेबल है। सर इस क्वेश्चन में किलोवाट्स है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन किलोवाट्स में दी हुई है। सर बेस्ट वाला मिल गया, किलोवाट से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखो किलोवाट्स ही, तो मैं सॉल्यूशन शीट में बेस में लिख रहा हूँ किलोवाट, तो आपके साथ कैलकुलेशन शीट में चल रहा हूँ। अब बताओ मुझे पावर कितनी दी हुई है? सर पावर 1500। सर आपने कैसे बांट दी? सर किलोवाट्स के हिसाब से बांटेंगे। किलोवाट्स कितने कितने? सर अभी देख के बताते हैं। 8000, 6000, 6000, 2000, 3000। 8000, 6000, 6000, 2000, 3000, इतने किलोवाट की रेशियो में खर्चा बांटना। और जब मैं इसको सम अप करूं तो 25,000 किलोवाट बनते हैं। 1500 डिवाइड बाय 25,000 इंटू पहले का शेयर, दिस इज बेसिकली लाइक 6%। तो ये हम अप्लाई करते जाएंगे। तो पहले वाले में 6% के बेस पे 480, अगले वाले में 360, उससे अगले वाले में फिर 360, फिर 120, फिर 180। देखें जी एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लें, खर्चा ठीक डिवाइड हो गया। 480, 360, 360 प्लस 120, लो जी 1500 रुपये डिवाइड हो गया। दूसरा बस खर्चे का बेस पता होना चाहिए बेटा, बाकी तो कैलकुलेटर भाई है ही, भाई संभाल लेगा सब, टेंशन कोई है ही नहीं। इलेक्ट्रिक लाइट, लाइट कैसे बांटेंगे? सर प्रेफर्ड बेस तो लाइट पॉइंट है, बाकी अगर लाइट पॉइंट ना दिए हो तो एरिया भी देख लेंगे। लाइट का खर्चा 200 रुपए, लाइट पॉइंट्स ये बड़े आपके, लाइट पॉइंट्स जगा दो लाइट, देखो कितने लाइट पॉइंट है? सर 10 प्लस 15 प्लस 15 40, 50 लाइट पॉइंट हुए सर। ये तो लाइट का खर्चा बांटे, यहां लिखो लाइट,
यहाँ लिखो लाइट पॉइंट। हाँ जी सर, 200 रुपये 50 लाइट पॉइंट का खर्चा, 4 रुपये 1 पॉइंट की लाइट, 40 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये, फिर 5 से मल्टीप्लाई तो 20 और 20, इस तरीके से 200 रुपये डिवाइडेड। ठीक है जी, लाइट पॉइंट्स के हिसाब से लाइट चलेगी आपकी। ओ लाइट चली नहीं गई, लाइट तो आ गई सर, क्वेश्चन में लाइट बांट गई था मतलब लाइट आ गई। लेबर वेलफेयर सर, लेबर वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, कैंटीन, खाना पीना, ऐसी चीजें, ये सब जाती है नंबर ऑफ वर्कर्स में। 3000 रुपए की लेबर वेलफेयर, एम्प्लॉइज ये पड़े 200 एम्प्लॉय पहले में, 150 एम्प्लॉय अगले में, उससे अगले में 150, फिर 100। सर 600 एम्प्लॉय आपके पास टोटल है, 600 एम्प्लॉय टोटल है। यहाँ लेबर वेलफेयर के लिए आपने बेस सिलेक्ट किया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का। हाँ जी, 600 एम्प्लॉय मेरे पास टोटल, वेलफेयर मैंने कीजिए उनकी 3000 रुपए, 3000 डिवाइड बाई 600, एक एम्प्लॉय की 5 रुपए की वेलफेयर, एक एम्प्लॉय की 5 रुपए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई, पहले में 200, 5 रुपए के हिसाब से 1000, अगले में 150, 5 रुपए के हिसाब से 750, 750, अगले में 50, 50, 250, 250। तो इस तरीके से 3000 रुपए का आपका लेबर वेलफेयर डिवाइड हो जाता है। लेबर वेलफेयर के बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू, डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू। सर डेप्रिसिएशन बताएं कितनी? सर डेप्रिसिएशन है 6000, 6000 रुपए की डेप्रिसिएशन। एसेट्स की वैल्यू देखें सर, 50,000, 30,000, 20,000, 10,10, 1,20,000 रुपए की एसेट वैल्यू, इसमें डेप्रिसिएशन बांटना। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा एक बार देखो बेटा, 6,000 रुपए का खर्चा है आपका डेप्रिसिएशन में, 1,20,000 एसेट्स का टोटल है। सर ये क्वेश्चन परसेंटेज ही दे देता है हर चीज की, कंट्रोल नहीं होता फिर। 5% बन गई, तो पहले वाले में आपका 2500, अगले में 1500, 5% की बात कर रहे हैं, फिर 1000, फिर 500 और 500। इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन भी डिवाइड होगी सर। क्वेश्चन एंड की तरफ है, देखिए अगला पॉइंट क्या रखा है। डेप्रिसिएशन के बाद रिपेयर मेंटेनेंस। हाँ बेटा, यहाँ आपका एक सवाल पूछना बनता है कि सर अगर खाली रिपेयर मेंटेनेंस लिखा है तो बिल्डिंग की मानेंगे या मशीनों की मानेंगे? सर हमेशा मशीनों की। बिल्डिंग की उसे बोलनी पड़ेगी कि ये बिल्डिंग की है तो मैं मानूंगा, मैं तो मशीनों की मानूंगा, बाहर से रिपेयर करवाई होगी, महंगी मशीन का ज्यादा बिल बनेगा। रिपेयर मेंटेनेंस में भी डेप्रिसिएशन वाली वैल्यूज में ही डिवाइड होगा। 1200 की रिपेयर मेंटेनेंस है, एसेट वैल्यू में जाना, तो नाउ इट बिकम्स 1%। तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बेस एसेट वैल्यू है, ठीक है। तो हम 1% के हिसाब से बात करेंगे, तो 1% 500, 300, फिर 200, फिर 100, फिर 100। रिपेयर मेंटेनेंस बांट दी हमने, कितने की भी? सर 1200 की। डेप्शन भी यहाँ लिखी थी सर, टोटल में अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, वो लिख रहा हूँ बेटा, नाराज ना आगे लिखता, ठीक है ओके। ਹੁਣ ਅੱਗੇ क्या कहता है? जनरल ओवरहेड सर, जनरल ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड्स मोस्ट डिस्प्यूटेड पार्ट यार। अकाउंट्स कर लो, कॉस्ट कर लो, इनको मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल ओवरहेड, ये तो जनरल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ये तो सन्ड्री एक्सपेंस, ये तो लिखना है ही है यार। बताओ तो सही इसमें क्या डाला है? सर बताते हैं सर, इसमें वो छोटे छोटे खर्चे होंगे ना, अगर अलग अलग हेड खोलते तो बहुत ज्यादा हेड खुल जाते। हाँ ये तो +1 से सुनते आ रहे हैं, अब ओवरहेड में क्या करें इस बात का? सर ओवरहेड में आपने एक चार्ट बनाया हुआ था, आप बता रहे थे हमें कि ऐसे ऐसे बांट देना। हाँ सर मैं चार्ट दोबारा दिखा देता हूँ। मशीन आर में भी बांट सकते हो, डायरेक्ट वेजेस में बांट सकते हो, लेबर आर में बांट सकते हो। सर पहले देखो, यहाँ मशीन आर्स की तो कोई खबर ही नहीं है, लेबर आवर्स भी नहीं है, डायरेक्ट वेजेस आपके पास है। अगर आप ध्यान से देखें, डायरेक्ट वेजेस आपके पास है। डायरेक्ट वेजेस की रेशो में
मतलब कि इन दिस रेशियो यू कैन डिवाइड दी जनरल ओवरहेड्स 7, 6, 5, 1, 1 ये रेशियो 7, 6, 5, 1 बांट देते हैं जनरल ओवरहेड्स। यहाँ लिख दिया जनरल ओवरहेड्स बेसिस में वेजेस आ गया। हाँ जी बेटा, तो हमारे जनरल ओवरहेड 10,000 के ये इस रेशो में। अगर आप बहुत ध्यान से देखें वेजेस का रेशो 20,000 है टोटल, 7, 6, 13 और वो सब, तो ये हाफ हाफ आ गया। तो यहाँ आएगा जी 3500, यहाँ आएगा जी 3,000, यहाँ आएगा 2500, यहाँ आएगा 500 और यहाँ भी 500। तो इन सबको हम ऐड करके जनरल ओवरहेड 10,000। सर एक पॉइंट और आ रहा है सर, पॉइंट बड़ा सौखे वाला करो, थोड़ा इसको अगले पेज पे ले चलें, शायद दिखना बंद हो गया हो। रेंट की बात करते हैं। रेंट का खर्चा 600 रुपए दिया हुआ है, 600 रुपए, 600 रुपए किराया, ठीक है। अब किराए के लिए बेस क्या था, किराए के लिए बेस क्या था सर, एरिया, किराया एरिया के अकॉर्डिंग ही बांटा जाता है। एरिया ऑक्युपाइड 800 स्क्वायर मीटर, 600 स्क्वायर मीटर, 600 और 200 200, तो 800 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 200, 2400 स्क्वायर मीटर एरिया है जिसका किराया 600 रुपए। बांट दो सर, तो बांटना शुरू कर देते हैं। तो 2400 स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से रेंट डिवाइडेड। अगर आप देखें फिर मेरा वही वाला कॉन्सेप्ट, किराया कितना बेटा, किराया कितना सर 600, 600 और स्क्वायर मीटर कितने 2400, तो अगेन इट बिकम्स 1/4, वेरी वेरी इजी। तो 1/4 के हिसाब से 200, 150, 150, 50 और 50। इस तरीके से आपने अपने सारे खर्चे इस ओवरहेड शीट में बांट दिए। लो मैं आपको एक बार दिखा भी दूं। ओवरहेड शीट में पहला खर्चा जैसे डायरेक्ट वेजेस का और डायरेक्ट मटेरियल का था, ये खाली सर्विस में गया। फिर उसके बाद जो अगला खर्चा था स्टोर ओवरहेड का। स्टोर ओवरहेड हमने बांटे मटेरियल के हिसाब से, पावर किलोवाट के हिसाब से, लाइट पॉइंट के हिसाब से, लेबर वेलफेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से, डेप्शन एसेट की वैल्यू के हिसाब से, रिपेयर एसेट की वैल्यू के हिसाब से, जनरल ओवरहेड सर वेजेस बिकॉज मशीनर मिले नहीं, रेंट सर एरिया। अब सर यहां तक के टोटल करने हैं, टोटल बिल्कुल गारंटी ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूंगा। इसे हम लिखते होते हैं ओवरहेड एज पर PDS। PDS मीन्स प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अब पहले वाले में ओवरहेड आया 8340, दूसरे वाले का ओवरहेड है 6220, तीसरे वाले का 5100, फिर S1 S2 का है इतना 4100 एंड 3640। इसको आप आराम से घर पे टोटल करें, चेक करें, बिल्कुल सही है, कोई पॉइंट ऐसा वैसा नहीं हुआ, ठीक। तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने आज प्राइमरी बनानी सीखी। अब इधर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने ट्राई करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये आपने होमवर्क में करके लाना, प्राइमरी बनानी है, उसमें खाली प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 2 में खाली प्राइमरी, आगे जो है टेबल दिया है देखना मन है, हमें नहीं पता है क्या है, अभी नहीं आता, कल सीखेंगे अगले पार्ट में। फिर और बताता हूँ जो कुछ दिया जा सके। अभी के लिए इतने क्वेश्चन बनेंगे नहीं बेटा, चलो एक और देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की भी प्राइमरी तैयार रखना, क्वेश्चन नंबर 14 की भी प्राइमरी बनाना, ये जरूर करना। फिर इसी तरह हम अपने इस YouTube चैनल के थ्रू आपको इस चैप्टर के अगले पार्ट्स ऐड करते रहेंगे, तो फिक्र बिल्कुल ना करें।
चैप्टर फुल फ्लेज करा दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। गुड बाय, ओके जी, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओवरहेड पार्ट 1 में इतना ही था।